नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा और मेरे साथ है बहुत ही खास मेहमान संजय सरावगी जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास चलिए, आपका कार्यक्रम भी में। बहुत बहुत धन्यवाद। नए वर्ष की आपको भी शुभकामना। बहुत बहुत शुभकामनाएं संजय जी। शुरुआत पार्षद से, फिर पार्टी में जिम्मेदारी, फिर जनता के जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी, विधायक बने, मंत्री बने और अब पार्टी की कमान बिहार की आपके हाथ में है। उपलब्धियों पर ताली बजाने वालों की तो भीड़ लगती है, लेकिन हम जानना चाहते हैं आपका ये सफर कैसा रहा, संघर्ष कैसा रहा और संघर्ष के साथी कौन रहे। नहीं, पार्षद आपने कहा कि शुरुआत पार्षद से नहीं, उसके पहले एबीवीपी में मैंने संगठन में लगभग 10 साल काम किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दरभंगा नगर मंडल का अध्यक्ष का दायित्व पार्टी ने दिया था और हम लोग की प्राथमिक शिक्षा दीक्षा संघ के पाठशाला में हुई। दरभंगा में सरस्वती शिशु मंदिर हुआ करता था, तो प्राथमिक शिक्षा वहीं से हुई। फिर उच्च विद्यालय सरकारी उच्च विद्यालय में मैंने शिक्षा दीक्षा की। फिर छात्र संगठन, जो सबसे बड़ा छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उससे जुड़ा हुआ और 10 से 11 साल तक विभिन्न दायित्वों में विद्यार्थी परिषद में काम किया। फिर मंडल अध्यक्ष बना भाजपा में आने के बाद। फिर वार्ड नंबर 6 दरभंगा में है और मैं छात्र राजनीति में था पहले से, तो दोनों विश्वविद्यालय वार्ड नंबर 6 में ही पढ़ते हैं जी। तो 6 से फिर वार्ड पार्षद बना, जिला में महामंत्री बना। फिर पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, लगातार 6 बार से 6 बार यही हासिल हुआ और लगातार संगठन में काम करना, जनप्रतिनिधि के रूप में विधायिका का जनप्रतिनिधि का दायित्व पूरा करना। फिर मुझे सचेतक भी पार्टी ने बनाया था, मंत्री भी बनाया जी। तो लगातार संगठन का अनुभव और प्रशासन का अनुभव काम करते रहे। पार्टी ने इस बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया तो केंद्रीय नेतृत्व को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ और ईमानदारी से केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास खरा उतरने का प्रयास भी करूँगा। जहाँ तक आपने पूछा संघर्ष के साथी जी। तो विद्यार्थी परिषद में था, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। तो बहुत विपरीत परिस्थिति थी। बिल्कुल। कहाँ कश्मीर मार्च से लेकर 3 बिघा आंदोलन से लेकर पूरे, और विश्वविद्यालय कैंपस में छात्रों की समस्याओं को उठाना और फिर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद फिर प्रत्याशी बना, तो फिर जनता के बीच में लगातार रहकर कैसे उनकी समस्याओं का निदान हो। और शुरू से ही मैंने एक बात का इम्प्लीमेंट किया, अपने क्षेत्र के लोगों का सुख दुख में जरूर मेरी सहभागिता पूरी हो, किसी के दुख में या किसी के सुख में भी जी। ये लगातार मैं जो हूँ अपने क्षेत्र में इसको मैं लगातार करता रहा, जिसके कारण दरभंगा के लोग, आम जनता से परिवार भाव का जुड़ा हो गया। अब मेरे लिए दरभंगा के लोग क्षेत्र के मतदाता नहीं है, वो परिवार के अंग है। और फिर संगठन से तो लगातार हम लोग काम कर ही रहे, तो संगठन ने ये दायित्व दिया। क्या खूबी रही जो आपको लगता है कि पार्टी नेतृत्व की नज़र में आप आए और इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता अगर काम करता है जी। तो उसको प्रदेश और केंद्र तक उसके कार्य को देखता है। कोई भी कार्यकर्ता है, हमारे लिए कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है और विचारधारा कैसे आगे बढ़े। तो मैं काम कर रहा, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मुझे पार्टी देगी।
लेकिन लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे विधानसभा में विधायिका के रूप में हो, चाहे संगठन के रूप में कई जिलों में जाकर जिले में संगठन का काम करना, देश में कई राज्यों में जाकर चुनाव में काम करना। तो मैंने कहा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का क्या काम वो कर रहा है वो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व देखता है। तो उसी में किसी को पार्टी को लगा होगा तो पार्टी ने मुझे दायित्व दे दिया, मुझे तो पता भी नहीं था। किसी को नहीं पता था, ये अचानक से हुआ जी। और पार्टी ने, सबसे बड़ी बात है, इसी बिहार के मिट्टी के लाल हम लोग के युवा नेता नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया। जी। उनके लिए भी कल्पना नहीं पूरे देश भर में या बिहार भर में। पार्टी ने उनके कार्य को देखा। संगठन के शिल्पी हैं वो, लगातार मंत्री भी रहे, सिक्किम के प्रभारी रहे, छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी रहे, फिर वहाँ के प्रभारी रहे। जी। तो मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ताओं का काम ऊपर स्तर तक देखा जाता है। तो कार्यकर्ता इसी से उत्साहित होता है कि भाई कोई भी भारतीय जनता पार्टी में जाति और परिवार के नाम पर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। भारतीय जनता पार्टी में काम के बल पर ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। और आप काम कर रहे हैं तो पार्टी के हर स्तर पर आपके काम को देखा जा रहा है। और समय आने पर जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है, जी, कौन सा कार्यकर्ता किस लायक है उसको उस काम में लगाना, उसको आगे बढ़ाना, तभी तो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी है। तो मतलब हम सांगठनिक और सियासी बात थोड़ी करेंगे, लेकिन संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए आपका संदेश है ये स्पष्ट है कि भले ही आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हो या ना हो रहे हो, मीडिया में आपका चेहरा दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, लेकिन अगर आप संगठन के लिए समर्पित हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो संगठन देख रहा है। निश्चित रूप से पार्टी का सिस्टम है। आप जो काम कर रहे हैं पार्टी के सिस्टम पर भी आपको डालना पड़ता है। और सोशल मीडिया का तो महत्व है ही ना। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको दिखना भी चाहिए ना। बिल्कुल। आज के दिन सोशल मीडिया के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। आप काम कर रहे हैं तो आपको दिखना भी चाहिए। लेकिन पार्टी का अपना सिस्टम, उस सिस्टम के माध्यम से पार्टी का एक एक कार्यकर्ताओं का कौन क्या करता है, कैसे, सब चीज पार्टी के पास है। एक एमकॉम एमबीए व्यक्ति अब संगठन चला रहा है, एकदम कॉरपोरेट स्टाइल में संगठन आगे बढ़ेगा। नहीं, अब तो बिना आधुनिक पद्धति से संगठन कैसे, आज के दिन जैसे जैसे युग आ रहा है, आधुनिक युग आ रहा है, तो उसमें संगठन की भी जी को उस रूप में जो है, तभी तो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो सोशल मीडिया सबसे पहले स्टार्ट कौन किया? सबसे सोशल मीडिया जो है उसका प्रभावी उपयोग तो भारतीय जनता पार्टी ने ही प्रारंभ किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए जैसे जैसे युग जमाना बदल रहा है, तो उसी में संगठन को भी उस रूप में ढालकर काम को आगे बढ़ाना। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा, जो हमारी विचारधारा है, हम लोग जब भी चुनाव लड़ते थे देश में, धारा 370 हटनी चाहिए, राम मंदिर हमारा एजेंडा था, 3 तलाक समाप्त होना चाहिए, मतलब जो जो हमारे विचारधारा थी, जो तो उसको सरकार जब आई तो उस विचारधारा के प्रति जो हमारे एजेंडे थे उसको लागू किया गया। और संगठन सर्वोपरि, इस मूल मंत्र के साथ कार्यकर्ता सर्वोपरि, कार्यकर्ता प्रथम, कार्यकर्ता को लेकर जो है प्रथम देश, भारतीय जनता पार्टी तो सबसे पहले राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करती है जी। और कार्यकर्ता हमारा सर्वोपरि है। तो कार्यकर्ता और की बात सरकार तक पहुंचे, ये भी मेरा उद्देश्य रहेगा। और संगठन और सरकार में अच्छी तरह समन्वय स्थापित रहे। जी। इतना प्रचंड बहुमत मिला है,
पूरा बिहार उत्साहित है। एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिला, इस प्रचंड बहुमत को भी संभाल के सहेज के रखना, ये भी एक चुनौती है। बिल्कुल, यही मैं आपसे पूछने वाला था कि जब विषम परिस्थितियां हो और कोई दायित्व मिले तो लक्ष्य का पता रहता है कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है, हम फर्श पे हैं, हमें अर्श पे जाना है। लेकिन अभी संगठन कह सकते हैं अपने स्वर्णिम दौर में है, सत्ता में है, सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत कह सकते हैं, संगठन और सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल है। तो ऐसे में आपके लिए चुनौती बड़ी है कि आपको अब क्या लक्ष्य निर्धारित करना है और किस तरह से, जैसे आपने कहा कि अभी जो स्थिति है उसे कम से कम सहेजे रखना है, तो आगे कहाँ देख रहे हैं आप? नहीं, मेरे पूर्व के अध्यक्षों ने बहुत अच्छा काम किया जी, तभी आज इतने प्रचंड बहुमत से एनडीए जीती। और एनडीए का समन्वय भी, आपस का समन्वय बहुत अच्छी तरह है और इसको और आगे बढ़ाना, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व का जिम्मा मुझे मिला है जी, तो भारतीय जनता पार्टी और कैसे आगे बढ़े और संगठन और सरकार का समन्वय बना रहे और एनडीए का भी आपस में समन्वय बना रहे, तो ये मेरा काम है। उस काम को मैं अच्छी तरह प्रयास करूंगा केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास पर खरा उतरने का। और भारतीय जनता पार्टी का दायित्व मुझे मिला है प्रदेश अध्यक्ष का, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़े और बेहतर तालमेल के साथ, उस प्रयास में भी मेरी भूमिका है। चलिए, हम थोड़ी आपकी भूमिका को लेकर विस्तार से और बातचीत करेंगे। फिलहाल एक समय की बात देता है, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो संजय सरावगी जी से थोड़ी और सांगठनिक और थोड़ी सियासी बातें जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं संजय सरावगी जी। सरावगी जी, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, सांगठनिक बातें तो हो गई, आपने कहा कि सरकार के साथ तालमेल बिठाए रखेंगे, लेकिन चुनौती संगठन के नेतृत्व के तौर पर है कि विरोधियों के हमले को कुंद किया जाए, विरोधियों को कमज़ोर किया जाए। इसको लेकर क्या नज़रिया है आपका? विपक्ष अब है कहाँ बिहार में? 202 सीट प्रचंड बहुमत से एनडीए आया है और कांग्रेस का तो जितने एमएलए जीत के आए हैं, एक स्कॉर्पियो में भी एक सीट खाली रह जाएगी और अगर एक सीट राजद को कम हो जाती तो नेता प्रतिपक्ष का भी उनको नहीं मिल पाती कुर्सी। तो एनडीए ने जो काम किया है 2005 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस समय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी थे, इतना अच्छा वित्तीय प्रबंधन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी बने 2005 में। उसके पहले क्या हालत थी बिहार की? बजटीय उपबंध कुछ नहीं, विकास जीरो, अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण, अस्पताल में दवा नहीं, सड़कें टूटी फूटी। मुझे याद है हम दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाते थे तो बाढ़ के समय 1.5 महीना रोड कटा रहता था, नाव से पास करते थे। कहीं सड़कें नहीं थी, आधारभूत संरचना का नाम नहीं था। उन समय में एक भी मेडिकल कॉलेज उस 15 साल में नहीं खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, पॉलिटेक्निक नहीं खुला, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाएं एक नहीं थी। और आज जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी के एनडीए का नेतृत्व में सरकार चले, कहाँ से कहाँ बिहार पहुँच गया। आज यहाँ से बेगूसराय 2 घंटे में आप पहुँच जाइए। गंगा नदी पर इतने सारे पुल बने। आज देश में सबसे ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा देने का काम बिहार कर रही है जी। आज अपराधियों को या तो अपराधी बिहार छोड़ दे या अपराध बंद कर दे, इस मूल मंत्र के साथ आज हमारा गृह विभाग काम कर रहा है। आज मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज प्रत्येक ज़िले में हो गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज इतने सारे हो गए। आज एलएनएमयू से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 5-5 संस्थानें आज बिहार में है। एम्स, पटना के बाद दरभंगा में भी एम्स का काम प्रारंभ है। पटना तो चालू है, दरभंगा भी जल्दी चालू होगा। पूर्णिया में एयरपोर्ट हो गया, दरभंगा में बड़ा एयरपोर्ट
व्यस्ततम एयरपोर्ट बिहार का दूसरा एयरपोर्ट पूर्णिया में है। आज कहाँ से कहाँ बिहार पहुंच गया, और नेता विपक्ष को कोई काम नहीं है गलत मुद्दे उठाने। चुनाव के पहले SIR को लेकर रैलियां निकाली जा रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता को गालियां दी जा रही थी, सुपड़ा साफ हो गया। और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी नजर नहीं आते। नया विधानसभा का गठन हुआ, पहले सत्र में ही गायब है जी। इसलिए प्रतिपक्ष जो है कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है, अपनी भूमिका में भी कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। चलिए, ये अच्छी बात है। आप पदभार ग्रहण करने के बाद दिल्ली गए, केंद्रीय नेतृत्व और बड़े नेताओं से भी मुलाकात की। क्या संदेश रहा आपकी तरफ से बिहार के लिए उनका, और उनकी तरफ से बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए? प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व ग्रहण करने के बाद जी, दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करने गया। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला। प्रधानमंत्री जी की जो सोच बिहार के प्रति है, बिहार में मखाना के किसानों के प्रति, या बिहार के उद्योग के प्रति, या बिहार कैसे विकसित राज्य के श्रेणी में आए, उन्होंने पूरे मखाने पर मेरे से चर्चा की। मखान के किसान, मखान में पहले क्या रेट मिलता था, अब क्या रेट मिल रहा है, क्या स्थिति है, मतलब पूरे मिथिला की और बिहार की चिंता। इतना सारा काम केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने बिहार में किया है, लेकिन अभी भी बिहार और मिथिला की चिंता, कैसे उद्योग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगे, ये सारी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने शेयर की। गृह मंत्री जी से मिला, आदरणीय अमित शाह जी से। फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, उनका भी जाके आभार कृतज्ञता प्रकट किया। आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी से भी बात हुई। सभी केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर उनका आभार प्रकट किया। उनका दिशा निर्देश और मार्गदर्शन भी मैंने प्राप्त किया, और उस मार्गदर्शन को लेकर मैं संगठन में काम प्रारंभ मैंने किया है। संजय जी, आप अपने क्षेत्र को वरीयता दे रहे हैं तो हम समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपके क्षेत्र की बात करें तो सिर्फ वहाँ मखाना नहीं है, वहाँ मछली भी है, पान भी है, मक्का भी है, हर चीज़ पर फोकस करना होगा। मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, मैं तो अभी बिहार का क्षेत्र प्राथमिकता में है, दरभंगा जी, लेकिन मैं पूरे बिहार की बात प्रधानमंत्री जी ने की है। तो मिथिला में, पूरे मिथिला की बात करें कि बिहार की बात करें, हमारी सरकार ने प्रत्येक 5 वर्षों में जब हम लोग चुनाव में जाते हैं, दृष्टि पत्र, जी, जिसको आप घोषणा पत्र भी कह सकते हैं, उसको चुनाव से पहले पब्लिक डोमिनेंट में कि हम आगे 5 साल में ये काम करेंगे। जी, तो हम लोगों ने निर्णय किया है कि आगे 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। उस लक्ष्य पे काम हो रहा है। उद्योग बढ़ाएंगे, उस लक्ष्य पे काम हो रहा है। कैसे बिहार, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण हो, तो बिना बिहार विकसित हुए देश विकसित नहीं हो सकता जी, उस लक्ष्य पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आज सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण में आज देश में अव्वल नंबर पर बिहार है। आज महिला के आरक्षण देने में, सरकारी नौकरी में हो या पुलिस विभाग में, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में महिलाएं आज काम कर रही है। तो बिहार देश के विकसित राज्य के श्रेणी में लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगे हुए हैं। जी। 2 और छोटे छोटे सवाल पूछूंगा। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप अपने लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर क्या चुनौती देख रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ना, पूर्व के प्रदेश अध्यक्षों ने बहुत अच्छा काम किया, तभी आज पार्टी और सरकार इतनी प्रचंड बहुमत से NDA आया। और इसको आगे बढ़ाना, मैंने पहले ही आपको ये बात कहा, कार्यकर्ता की बात सरकार तक पहुँचे, संगठन और सरकार में समन्वय स्थापित रहे, और भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाना, क्योंकि उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है। इसी पर हम लोग लगे हैं और इसी पर काम कर रहे हैं। संगठन के आंतरिक लोकतंत्र की बात होती है, आप सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड हैं, इसको लेकर भी कई तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में
और में तो जाति के नाम पर और पार्टी में तो आप परिवार के अलग सोच ही नहीं सकते। आज लोकतंत्र है पार्टी के अंदर, तभी कोई ये नहीं कह सकता भारतीय जनता पार्टी में कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, कौन जिला अध्यक्ष बनने वाले हैं। और पार्टी में तो तय है, अपने परिवार से इतर कोई सोच भी नहीं सकता, अपने जात से इतर कोई सोच भी नहीं सकता। आज अगर नितिन नवीन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तो पार्टी में लोकतंत्र है तभी तो। और आज अगर प्रदेश का अध्यक्ष का दायित्व अगर मुझे दिया गया है तो लोकतंत्र है तभी तो। यहाँ कोई परिवार और जात के नाम पर कोई सोच सकता है क्या? जी, विचारधारा, राष्ट्र, कार्यकर्ता, यही हमारे है और उसी पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आज कोई कह सकता है कि आगे नितिन नवीन जी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन सकता है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनेगा, या किस राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी में? काम के आधार पर कार्यकर्ताओं का चयन करना, उसको आगे बढ़ाना, यही भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक पद्धति है और यही सुंदरता भी है। चलिए, एक मैं अपने व्यक्तिगत रुचि से संबंधित सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप एक गौरक्षक के तौर पर भी काम कर चुके हैं और बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। गौरक्षा को लेकर, गौओं के संरक्षण को लेकर जो सड़क पर ऐसे ही घूम रही है, या गौशालाओं के बेहतर स्थिति हो, उसके लिए जानना चाहेंगे, आप कुछ विचार रखते हैं? निश्चित रूप से गौ माता हो या अन्य पशु हो, सड़कों पर इधर उधर व्यवस्था, मतलब सड़क पर ही रहते हैं बड़ी संख्या में। जी, तो पिछले दिनों भी पशुपालन विभाग को मैंने कहा था, तो सरकार उस पर भी सोच रही है कि कैसे गौशालाओं को कुछ राशि देकर और उनको गौशाला में भेजा जाए। या बहुत जगह बंदर की भी समस्या है, पशुओं की समस्या है, उसको सरकार देख रही है और हम लोग भी सरकार को ईश्वर इंगित कर रहे हैं। समय अभाव है, काफ़ी बातचीत करनी थी, लेकिन हम उम्मीद करेंगे आगे आपसे थोड़ा और समय लें। आपने काम शुरू किया है तो हम कामना करते हैं कि इस काम को बिहार में बीजेपी के लिए स्वर्णिम स्थिति में लेकर जाएं। संजय जी, आप अपने कार्यकाल को एक बेहतर कार्यकाल के तौर पर अविस्मरणीय बनाएं, इसकी हम कामना करते हैं। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कशिक न्यूज़ के दर्शकों को भी। कशिक न्यूज़ ऐसे ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में ईमानदारी पूर्वक अपनी भूमिका अदा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक और ख़ास मेहमान के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।